हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। और जैसे हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं रिगार्डिंग जीएसटी रेट या अदर चेंजेस आते हैं गुड्स और सर्विसेज की अगर हम बात करें, या मेजर्स लेते हैं टू फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेडिंग। इन्हीं से रिलेटेड इस जीएसटी काउंसिल में भी कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जिसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन और सर्कुलर बाद में इशू होंगे। तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में रेट चेंज हुए हैं तीन गुड्स से रिलेटेड। फर्स्ट है मिलेट फ्लोर। मतलब कोई भी गुड फूड प्रिपेयर करने के लिए जो आटा यूज होता है, अगर उसमें मिलेट की क्वांटिटी 70% से ज्यादा है तो वो HS 1901 में फॉल करेगा और उसमें जीएसटी रेट 0% अट्रैक्ट होगा अगर वो खुले में बिक रहा है। दैट मीन्स वो पैकेज नहीं है, ना ही लेबल्ड है। बट अगर कोई प्री पैकेज या लेबल्ड फॉर्म में बेच रहे हैं ऐसे आटे, तो 5% जीएसटी रेट लगेगा। नेक्स्ट है जरी थ्रेड और यान से रिलेटेड। जो इमिटेशन होता है जरी थ्रेड और यान का आउट ऑफ मेटलाइज्ड पॉलिस्टर फिल्म और प्लास्टिक फिल्म, इसके लिए क्लेरिफिकेशन आया कि ये HS 5605 में फॉल करेगा और इसमें जो जीएसटी रेट है वो 5% से अट्रैक्ट होगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन था कि जरी थ्रेड पे कौन से जीएसटी लगेगा, तो कई लोग 18% से जीएसटी लगा रहे थे। तो जब आप ज्यादा रेट से लगा रहे हो और अभी रेट कम हो गया है, तो अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि रिफंड मिलेगा, तो उसके लिए भी उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, नो रिफंड विल बी अलाउड ऑन पॉलिस्टर फिल्म, मेटलाइज्ड और प्लास्टिक फिल्म ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्जन। मतलब कि अगर आप पॉलिस्टर फिल्म या प्लास्टिक फिल्म में उम्मीद कर रहे हैं कि 18 से 5% हो चुका है तो इससे हमें रिफंड मिल जाएगा, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। थर्ड है फॉरेन गोइंग वेसल से रिलेटेड। जब कोई फॉरेन गोइंग वेसल कोस्टल रन से कन्वर्ट होगा तो उस पे 5% से आईजीएसटी लगेगा ऑन वैल्यू ऑफ द वेसल। नेक्स्ट, गुड से रिलेटेड ही अदर चेंजेस लेकर आए हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा न्यूरल न्यूट्रल अल्कोहल ENA। ये यूज होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इसके लिए उनने बताया है कि ये अभी जीएसटी एम्बिट्स के बाहर ही रहेगा। Law committee will examine suitable amendments in law to exclude ENA for use in manufacture of alcohol liquor for human consumption from ambit of GST। ENA क्योंकि अल्कोहलिक लिकर के लिए ही यूज होता है, इस वजह से इसको भी जीएसटी एम्बिट से बाहर कर रखने का रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट है मोलासिस से रिलेटेड। मोलासिस में जीएसटी रेट रिड्यूस हुआ है, 28 से 5% रिड्यूस हुआ है। इससे क्या इससे बेनिफिट होगा इंडस्ट्री को, मिल्स को, कि उनके पास लिक्विडिटी रहेगी तो वो फास्टर क्लियरेंस कर पाएंगे ड्यूज टू शुगर केन फार्मर्स। This will also lead to reduction in cost for manufacture of cattle feed as molasses is also an ingredient in its manufacture। तो लिक्विडिटी रहेगी, फास्टर ड्यूज क्लियर कर पाएंगे फार्मर्स का, तो इसलिए उन्होंने जीएसटी रेट रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट है अ सेपरेट टैरिफ HS कोड हैज बीन क्रिएटेड एट 8 digit level in the custom tariff act to cover rectified spirit for industrial use। The GST rate notification will be amended to create an entry for ENA for industrial use attracting 18% GST। कस्टम टैरिफ एक्ट में एक एंट्री ऐड करेंगे HS कोड में, टैरिफ में, टू कवर रेक्टिफाइड स्पिरिट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब हम देखते हैं सर्विसेज में क्या जीएसटी रेट में चेंजेस आए। तो जब हम नोटिफिकेशन 12/2017 जो कि एग्जेम्पशन से रिलेटेड है सेंट्रल टैक्स रेट में, उसकी बात करते हैं, तो सीरियल नंबर 3 और 3A एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। जब हम कंपोजिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्योर एंड कंपोजिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू सेंट्रल स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू पंचायत म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 234G 234W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो एग्जेम्पशन है उसको रिटेन करा है। Further, the GST Council has also recommended to exempt service of water supply, public health, sanitation,
conservancy, solid waste management and slum improvement and upgradation supplied to governmental authorities. कोई भी पर्सन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो ये सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट रहेंगी। जीएसटी रेट के अलावा अदर जो चेंजेस आए हैं सर्विसेज में वो क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू जॉब वर्क सर्विस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ बार्ले इनटू मॉल्ट attracting GST rate 5% as applicable to job work in relation to food and food product and not 18%। लोग 18% से कंफ्यूज थे तो अब उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि कोई जॉब वर्क सर्विस हो रही होगी बार्ले को कन्वर्ट करके मैलेट में तो मॉल्ट में तो जीएसटी रेट 5% अट्रैक्ट होगा और वो जॉब वर्क इन रिलेशन टू फूड और फूड प्रोडक्ट में फॉल करेगा। 1 जनवरी 2022 से ई कॉमर्स ऑपरेटर को लाइबिलिटी है टू पे जीएसटी ऑन बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस which covers under 9 subsection 5 of GST Act 2017। तो इससे क्या है जो छोटे ट्रेडर जो छोटे बस ऑपरेटर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनको आईटीसी नहीं ले पा रहे थे तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा चेंज करा गया है। This trade facilitation measure was taken on representation of industry association that most of the bus operators supplying service through e-commerce operator owned 1 or 2 buses and were not in a position to take registration and meet GST compliances। तो जो बस ऑपरेटर्स हैं उनके पास एक या दो ही बसेस हैं मतलब स्मॉल बस ऑपरेटर्स हैं तो उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी कंप्लायंस करना वो मुश्किल है। So to arrive at a balance between the need of small operator for ease of doing business and the need of large organized players to take ITC, GST Council has recommended that bus operator organized as companies may be excluded from the purview of section 9 subsection 5 of GST Act। this would enable them to pay GST on their supply using ITC। अभी तक क्या उनको कैश से पे करना पड़ता था, आईटीसी नहीं यूज कर पा रहे थे तो अब वो आईटीसी यूज करके जीएसटी पे कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सर्विसेज है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री इन मिनरल mining area of governmental authority and thus eligible for same exemption from GST as available to other governmental authority। मतलब जो other governmental authority को services exemption की फैसिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया उनको भी रहेगी। Supply of all goods and services by Indian Rail shall be taxed under forward charge mechanism to enable them to avail ITC। अब इंडियन रेलवे सर्विसेज जो दे रही हैं या गुड सप्लाई कर रही हैं उस पे जो जीएसटी अट्रैक्ट होगा वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से होगा सो दैट वो भी आईटीसी अवेल कर पाए जैसे इंडियन रेलवे का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो पाए। तो ये जो हमने अभी तक चेंजेस देखे थे वो रिकमेंडेशंस हैं रिलेटिंग टू जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम जो देख रहे हैं वो देखेंगे मेजर फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। इसमें एमनेस्टी स्कीम लेकर आए हैं बट एमनेस्टी स्कीम जो इस बार है वो अपील से रिलेटेड है। अगर आप अभी तक अपील नहीं कर पाए हैं विद इन द पीरियड मेंशन इन सेक्शन 107 ऑफ द सेड एक्ट तो अब आपके पास टाइम है कि आप 31 जनवरी 2024 तक अपील कर सकते हैं। बट ये किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में है वो ऑर्डर्स जो कि 31 मार्च 2023 तक पास हुए हैं। The council has recommended providing an amnesty scheme through a special provision under section 148 of CGST Act 2017 for taxable person who could not file an appeal under section 107 of the said act against the demand order under section 73 or 74 of CGST Act 2017 passed on or before the 31st day of March 2023 or whose appeal against the said order was rejected solely on the ground that the said appeal was not filed within the time period specified in subsection 1 of section 107। मतलब जो ऑर्डर है डिमांड ऑर्डर वो सेक्शन 73 74 का होना चाहिए पहला पॉइंट। सेकंड वो 31 मार्च 2023 के पहले पास हो गया हो। थर्ड अगर आपने अपील फाइल की थी बट वो विद इन दी पीरियड नहीं थी 107 के तो आप उस केस में भी अप्लाई कर सकते हो अपील की। तो ये अगर सारे
कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप 31 जनवरी से पहले पहले अपील फाइल कर सकते हैं। बट शर्त है, इसमें एक कंडीशन दी गई है कि आपको ना जो डिमांड है उसका 12.5% ऑफ टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा पहले, और 12.5% का भी 20% कैश में होना चाहिए, थ्रू कैश लेजर, आईटीसी से नहीं। मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है बहुत सारा क्रेडिट, और आपका 12.5% ऐसा बन रहा है कि आप पूरा क्रेडिट लेजर से ही सेट ऑफ कर सकते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो 12.5% का भी 20% है, दैट कम्स टू 2.5% ऑफ द टैक्स अंडर डिस्प्यूट, वो आपको कैश से ही पे करना है, और फिर आप अपील फाइल कर सकते हो। तो ये पहला उनने मेजर लेकर आए हैं। सेकेंड जो मेजर है वो है पर्सनल गारंटी ऑफर्ड बाय डायरेक्टर टू द बैंक अगेंस्ट द क्रेडिट लिमिट और लोन बीइंग सैंक्शन टू द कंपनी। कंपनी ने लोन लिया है, क्रेडिट लिमिट लिया है, उसके अगेंस्ट में जो पर्सनल गारंटी है वो डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस कारण जो टैक्सेबिलिटी है कॉर्पोरेट गारंटी की, उसको कैसे डील करेंगे उसके लिए रिकमेंडेशंस है, और सर्कुलर इश्यू होंगे। इशू अ सर्कुलर clarifying that where no consideration is paid by the company to the डायरेक्टर। सबसे पहले अगर कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं हुआ है, इन दैट केस क्या होगा, इन एनी फॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी टू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन देयर बिहाफ, the open market value of the said transaction, open market value of the said transaction supply may be treated as zero and hence no tax to be payable in respect of such supply of service। मतलब कोई भी कंसिडरेशन नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इस केस में कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा। एक नया सब रूल इंसर्ट किया जा रहा है रूल 28 में, जो बताएगा to provide for taxable value of supply of corporate guarantee provided between related parties as 1% of the amount of such guarantee offered or the actual consideration whichever is higher। इस केस में क्या है, कॉर्पोरेट गारंटी दी जा रही है रिलेटेड पार्टी को, तो इस केस में 1% माना जाएगा, जो भी गारंटी दी है जितने भी अमाउंट की, उसका 1% माना जाएगा ट्रांजैक्शन अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू, जिसमें जीएसटी अट्रैक्ट होगा। To clarify through the circular that after the insertion of the said sub-rule, the value of such supply of service of corporate guarantee provided between related party would be covered by the proposed sub-rule 2 of Rule 28, irrespective whether full ITC is available to the recipient of service or not. So these are the clarification for personal guarantee। इसके लिए separate circular issue होगा। नेक्स्ट है DRC 22 से रिलेटेड, इसमें कुछ चेंजेस बताए गए हैं। प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ प्रोविजनली अटैच्ड प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड एन अमेंडमेंट इन सब रूल 2 of Rule 159 of CGST rule and Form GST DRC 22 provide that the order for provisional attachment in Form GST DRC 22 shall not be valid after expiry of 1 year from the date of said order. This will facilitate release of provisionally attached property after expiry of period of 1 year without need for specific return order। तो जो DRC 22 फॉर्म है उसका वो 1 साल एक्सपायर होने के बाद कोई सेपरेट रिटर्न ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे फॉर रिलीजिंग ऑफ प्रोविजनल अटैच प्रॉपर्टी। कुछ क्लेरिफिकेशन आएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, जैसे कि सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग by mail or courier in case where the location of supplier or location of recipient of services outside India। अगर सप्लायर या रेसिपिएंट का लोकेशन आउटसाइड इंडिया फॉल हो रहा है, उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या रहेगा, उससे रिलेटेड क्लेरिफिकेशन आएगा। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज से रिलेटेड आएगा, को लोकेशन सर्विसेज से आएगा। नेक्स्ट है issuance of clarification relating to export of service। The council has recommended to issue a circular to clarify the admissibility of export remittance received in special INR Vostro account as permitted by RBI। एक स्पेशल सर्कुलर इशू किया जाएगा जिसमें जो एक्सपोर्ट रेमिटेंस रिसीव होता है स्पेशल INR वोस्ट्रो अकाउंट में, नोस्ट्रो वोस्ट्रो 2 अकाउंट्स होते हैं, उसमें
बताया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 2। तो उसके लिए भी सेपरेट सर्कुलर बताया जाएगा। वैसे ही एक और सर्कुलर आएगा जिसमें जो सप्लाईज एसईजेड यूनिट या डेवलपर्स को की जाती हैं, उसमें जो आईजीएसटी रिफंड रूट है उसको अलाउ कर रहे हैं। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन 1/2023 है उसमें अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, सो दैट कोई भी सप्लाईज जब एसईजेड यूनिट या डेवलपर को कर रहे हैं तो उसमें रिफंड रूट ओपन कर दिया जाए। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स अभी तक देखे थे, अब है अदर मेजर पर्टेनिंग टू लॉ एंड प्रोसीजर्स। तो इसमें alignment of provision of CGST Act 2017 with the provision of Tribunal Reforms Act 2021 in respect of appointment of president and member of proposed GST appellate tribunals। इसमें उन्हें जो एज है वो फिक्स कर दी गई है प्रेसिडेंट और मेंबर्स की, क्या एज होगी टेन्योर की और क्या एलिजिबिलिटी होगी। वैसे ही लॉ अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आईएसडी एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल इन इट्स 50th मीटिंग। इनपुट सर्विस डिस्प्यूटर प्रोसीजर जो है उसको ले डाउन करेंगे सेक्शन 20 में, which will be made mandatory prospectively for distribution of ITC in respect of input service procured by head office from a third party but attributable to both head office and branch office or exclusively to one or more branch offices. The council has now recommended amendments in section 2 subsection 61 and section 20 as well as amendment in rule 39 in respect of the same। तो इससे आईएसडी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स भी आएंगे। तो ये एक जनरल फॉर्म है जो कि डिसीजंस लिए गए हैं, बट इसका डिटेल वर्जन आएगा जब हम नोटिफिकेशन और सर्कुलर देखेंगे। तो होप आपको जो डिसीजंस है रिकमेंडेशंस है वो समझ आए होंगे इस लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।